आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ये मोदी की गारंटी है, सबरीमाला मामले की जांच को लेकर पीएम मोदी ने केरल के लोगों से किया वादा। शशि थरूर केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद और नोएडा में इंजीनियर की मौत। कर्नाटक में रोजाना सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप। यूएस, रूस और फ्रांस दूसरे देशों के इलाकों को खरीदने का रहा है लंबा इतिहास। चीन 2030 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमान उड़ाएगा। हर किलो पर 11.5 लाख का मुनाफा। बॉर्डर 2 का पाकिस्तान है भारत का यह शहर। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल में बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने हाल में तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, आने वाले चुनाव केरल की दशा और दिशा दोनों बदल देंगी। आपने अब तक केरल में सिर्फ 2 पक्ष देखे हैं, एलडीएफ और यूडीएफ। दोनों ने बारी बारी से केरल को बर्बाद किया है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, वो है विकास और अच्छे शासन का, वो है भाजपा का। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनावों को लेकर होने वाली पार्टी की अहम रणनीति बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक थरूर हालिया घटनाक्रम से नाराज हैं। पीटीआई सूत्रों का कहना है कि 19 जनवरी को कोची में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर को नजरअंदाज कर दिया था। थरूर के करीबी सूत्रों के मुताबिक यह घटना उनके लिए टिपिंग पॉइंट साबित हुई। इससे पहले भी राज्य के कुछ नेता उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे वो असहज महसूस कर रहे थे। इस मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केरल कांग्रेस के सभी बड़े नेता मीटिंग में आ रहे हैं, जो कांग्रेस के किसी काम के नहीं है और बड़े नेता नहीं है। वो आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ सरकार 2 संवेदनशील घटनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद से जुड़े विवाद और नोएडा में इंजीनियर युवराज की डूबने से हुई मौत ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बीजेपी के भीतर भी असहजता बढ़ा दी है। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि दोनों ही मामलों को और बेहतर तरीके से ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जा सकता था। चूंकि ये घटनाएं सीधे धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ी है, इसलिए बीजेपी नेतृत्व भी सतर्क नजर आ रहा है। पिछले एक सप्ताह में घटी इन 2 घटनाओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को फिर से संचालित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उस पहले के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके चलते रैपिडो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स की बाइक टैक्सी सेवाएं बंद हो गई थी। अदालत के ताजा फैसले से हजारों राइडर्स और एग्रीगेटर कंपनी को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के एक बयान से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कार्नी से गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल कार्नी ने 20 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। एक संप्रभु देश दूसरे देश की जमीन खरीद रहा है या कब्जा कर रहा है। इलाके हासिल करने का यह तरीका बहुत पहले भुला दिया गया है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा करके कि यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा, इसे फिर से जिंदा कर दिया है। इन सब के बीच ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया भर के इलाकों को खरीदने और कब्जा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास बताता है कि ताकतवर लोगों ने हमेशा जमीनों का लेन देन किया है। अब बदलते ग्लोबल ऑर्डर्स के बीच यह कॉन्सेप्ट फिर से सोचने लायक है।
आखिर कौन सा तरीका बेहतर है, युद्ध से जमीन हासिल करना या व्यापार से? ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि 2030 तक चीन J-20 लड़ाकू विमान के लगभग 1000 यूनिट्स का संचालन कर सकता है। यह दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर के आसपास अमेरिका और उसके सहयोगियों की हवाई शक्ति को चुनौती दे सकता है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की इस महीने की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने पिछले 5 वर्षों में पश्चिमी हवाई शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता में नाटकीय वृद्धि की है। इसमें आधुनिक और अत्यधिक सक्षम चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन शामिल है। सोने की कीमत में हाल में काफी तेजी आई है। पिछले साल सोने की कीमत में करीब 67% तेजी आई थी और इस साल अब तक यह 11% बढ़ चुकी है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने से पहले सोने की कीमत उपभोक्ताओं के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है। बढ़ती कीमतों के बीच बजट अब सोने पर लगने वाले आयात शुल्क पर केंद्रित हो गया है। बजट की चर्चाओं में आयात शुल्क और कीमतों का मुद्दा छाया हुआ है। सनी देओल के जबरदस्त एक्शन और देशभक्ति के जुनून से सजी फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। साल 1997 में आई क्लासिक फिल्म बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस सीक्वल ने आते ही दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के वो हैरान कर देने वाले युद्ध के सीन जिन्हें देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा, वे असल में कहां फिल्माए गए हैं? सच तो यह है कि पर्दे पर जिसे आप पाकिस्तान की खतरनाक सीमा और कटीले तार समझ रहे हैं, वो हकीकत में भारत के ही कुछ बेहद खूबसूरत लेकिन दुर्गम इलाकों का हिस्सा है। दरअसल फिल्म में सरहद का वो असली एहसास पैदा करने के लिए शूटिंग के दौरान भारत के ही कई शहरों को मिनी बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि वह अपने टीम को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं भेजेंगे। इसकी वजह यह बताई गई है कि बांग्लादेश सरकार से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली है। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वे अपने फैसले पर कायम हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आखिरी कोशिश के तौर पर वे आईसीसी से फिर बात करेंगे। इस बीच कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बांग्लादेश के साथ खड़ा है और अगर आईसीसी उनकी मांग नहीं पूरी करता है तो वे भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे।